नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। रेगुलर क्लासेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको रेगुलर क्लास मेरी जो अवेलेबल होगी वह आपको रात्रि 9 बजे मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी से जुड़ने के कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। अपने आप को रजिस्टर्ड करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और अपने गोल को सेलेक्ट करना है। बेनिफिट्स आपको क्या क्या होते हैं, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल है। उन लाइव क्लास डाउट्स जो है एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। साथ ही जो है पोल में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर अनअकैडमी की टीम के द्वारा करवाया जाता है। और अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स हैं और जितने भी क्लासेज आपको अवेलेबल है वो सारी की सारी अनलिमिटेड टाइम के लिए आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा बेनिफिट्स आपको क्या होते हैं प्लस कोर्स में, जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। वही आपको ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। प्लस कोर्स में जहाँ आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, और जो एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा भी आपको यहाँ पर लाइव जो है डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है यहाँ पर कि आंसर राइटिंग के सेशन और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम आपको यहाँ पर करवाया जाता है। यहाँ पर जो है कुछ न्यू बैच कोर्सेज है और कुछ टेस्ट सीरीज है, तो आप इसको जरूर देख सकते हैं। ये जो है अनअकैडमी ने यहाँ पर एक चैंपियंस स्कॉलरशिप टेस्ट जो है यहाँ पर 21 अगस्त को आपका ये 10 बजे जो है ये टेस्ट होगा, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिए, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और वही जो है एक बक्स बाउंटी करके जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है। अगर आप किसी प्रकार के कंटेंट में एरर अगर आपको मिलती है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। कुछ न्यू बैच कोर्सेज हैं उनको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और जो स्टूडेंट यूपी, एमपी, बिहार व राजस्थान इनकी कंप्लीट प्रिपरेशन एक साथ में करना चाहते हैं वो रेफरल कोड 10VV के साथ में अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर वो जुड़ सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो सारे के सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अन अकेडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। वहीं 1 साल का कोर्स जो है हमारा यहाँ पर 7,000 रुपये का है, और 2 साल का कोर्स जो है 8,400 का। लेकिन अगर आप 10VV रेफरल कोड का यूज करते हैं तो आपको ये 7,000 रुपये का कोर्स में 700 रुपये कम होकर 6,300 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। और वही 8,400 रुपये का जो हमारा कोर्स है वो आपको 7,560 रुपये में अवेलेबल है। तो 1 साल का कोर्स हमारा मात्र 15 रुपये का है और 2 साल का कोर्स जो हमारा मात्र 9 रुपये का। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10VV रेफरल कोड के साथ में अन अकेडमी के आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अन अकेडमी के किसी भी कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको 10% डिस्काउंट अवेलेबल होगा। महावट से सर्वाधिक फायदा व सर्वाधिक नुकसान किस फसल को होता है? सबसे अधिक फायदा और सबसे अधिक नुकसान जो है अपन इनमें से किस फसल को होता है, ये आप लोगों को बताना है। महावट से सबसे अधिक फायदा और सबसे अधिक नुकसान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो महावट से सबसे अधिक फायदा व सबसे अधिक नुकसान जो है यहाँ पर गेहूं व धनिया। बिल्कुल डी जिन्होंने भी आंसर दिया है यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं, गेहूं व धनिया। राजस्थान में महावट का आगमन कब होता है? तो इनमें से वह कौन सा समय है जब राजस्थान में महावट का आगमन होता है? सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर और दिसंबर जनवरी। तो राजस्थान में महावट का आगमन कब होता है? तो दिसंबर जनवरी, बिल्कुल डी आप सही आंसर दे रहे हैं। दिसंबर जनवरी सर्दियों में जो वर्षा होती है वही महावट कहलाती है। राजस्थान में महावट होती है, इनमें से किसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में महावट होती है?
उपोष्ण चक्रवात से, शीतोष्ण चक्रवात से, भूमध्य रेखीय चक्रवात से और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो महावट किसके परिणाम स्वरूप होती हैं? राजस्थान में। तो राजस्थान में महावट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बी हम बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं, शीतोष्ण जो है चक्रवात से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे जो है महावट से रिलेटेड ही है। राजस्थान में महावट होती है हिमालय की ठंडी हवाओं से, भूमध्य रेखीय ठंडी पवनों से, उत्तरी पश्चिमी ठंडी पवनों से और पश्चिमी ठंडी पवनों से। तो राजस्थान में महावट जो है इनमें से किसके परिणाम स्वरूप होती है? तो राजस्थान में महावट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल डी आप सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल जो है यहाँ पर डी आंसर दे रहे हैं, पश्चिमी ठंडी पवनें। बिल्कुल सही आंसर है आपका। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला वह कौन सा जिला है जो सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर करता है, होती है जहाँ पर? सर्वाधिक वर्षा की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वह हमारा झालावाड़ है। बिल्कुल बी आप सही आंसर दे रहे हैं, झालावाड़। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जो है आप लोगों से पूछा जा रहा है। चूरू, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जो है इनमें से कौन सा है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वह जैसलमेर में है। जैसलमेर में जितनी दिन में गर्मी पड़ती है उतनी ही रात में सर्दी हो जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र कौन सा है? वह कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर का है, ये बताना आपको। सर्वाधिक दैनिक तापांतर की अगर हम बात करूँ तो पश्चिमी क्षेत्र है, बिल्कुल बी सही आंसर है आपका। पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक दैनिक तापांतर होता है। जैसे पश्चिमी क्षेत्र में आपको पता है यहाँ पर थार का डेजर्ट, थार का मरुस्थल है। बी बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला, तो इनमें से वे कौन सा जिला है जो सबसे अधिक गर्म है, का बताना है आपको। सर्वाधिक गर्म जिले की अगर हम बात करें, बिल्कुल सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, चूरू सबसे गर्म जिला है हमारा। लू के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सही नहीं के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, ये आपको बताना है। ग्रीष्म ऋतु में शुष्क प्रचंड गर्म हवा है, ये थार के मरुस्थल में चलती है। सामान्य गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह एक स्थायी पवन है। तो सही नहीं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह एक स्थायी पवन नहीं है, यह एक स्थानीय पवन। पहली चीज स्थानीय पवन है और ये सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में चलती है, ना कि शीत ऋतु में। तो यहाँ पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्थायी पवन का मतलब जो है हमेशा चलती रहती है। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? हमारे राजस्थान में इनमें से कौन सी जलवायु नहीं मिलती हमको?
ध्रुवीय, अर्धशुष्क, शुष्क और आर्द्र। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कौन सी जलवायु नहीं पाई जाएगी हमारे यहाँ पर। तो राजस्थान में हमारे यहाँ पर ध्रुवीय जलवायु नहीं मिलती। बिल्कुल ए सही आंसर दे रहे हैं आप सभी। कोपेन की जलवायु प्रदेश जो कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया, तो उन प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार क्या था? ये आप लोगों को बताना है। वायुदाब, वर्षा, धरातल और वनस्पति। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार जो है वहां पर पाई जाने वाली वनस्पति है। डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण, तो इनमें से कौन सा कारण है हमारे राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का? ग्रीष्मकालीन मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, पछुआ पवने और पश्चिमी विक्षोभ। शीतकाल में जो वर्षा होती है हमारा, उसका प्रमुख कारण क्या है? बिल्कुल डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल, जो भी आप डी आंसर दे रहे हैं सभी सही आंसर दे रहे हैं। राजस्थान में औसत वर्षा होती है। औसत वर्षा कितनी होती है राजस्थान में हमारे? तो औसत वर्षा कितनी होती है राजस्थान में? तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल सी 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान में औसत वर्षा की अगर हम बात करें तो सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला, तो इनमें से वह कौन सा जिला है राजस्थान का जो सर्वाधिक आर्द्र है? जैसलमेर, उदयपुर, सिरोही और झालावाड़। तो आर्द्र जिले की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर झालावाड़ जो है सबसे आर्द्रता युक्त जिला। महावट इनमें से किसके द्वारा होती है? पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवात, मानसूनी पवने और उपरोक्त सभी। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो महावट जिससे होती है, तो महावट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो महावट पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्षा का औसत कम होता है, किस दिशा की ओर कम होता है ये आपको बताना है। तो औसत कम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो है औसत कम होता जाता है, घटता जाती है वर्षा की मात्रा।
राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून लगभग उससे कितने प्रतिशत वर्षा होती है? जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है हमारे राजस्थान में आता है, उससे कितने प्रतिशत वर्षा होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर वर्षा होती है हमारी 80 से 90%, सर्वाधिक वर्षा उसी से होती है। शीत ऋतु में राजस्थान का औसत तापमान कितना रहता है? तो शीत ऋतु में राजस्थान का औसत तापमान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 12 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है हमारा ये रहता है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर। राजस्थान में सबसे पहले मानसून कौन से जिले में प्रवेश करता है? तो इनमें से वे कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? जालोर, बांसवाड़ा, सिरोही और जैसलमेर। राजस्थान में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है यहाँ पर, तो बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है। बिल्कुल बी आप सही आंसर दे रहे हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? राजस्थान का दक्षिणी छोर कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर तथा अरब सागर से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। राजस्थान में प्रतिवर्ष औसतन 29 दिन वर्षा होती है। राज्य में जिला जिला स्तर पर राज्य में जिला स्तर पर सर्वाधिक 40 दिन झालावाड़ में और 38 दिन बांसवाड़ा में और सबसे कम 5 दिन जैसलमेर में वर्षा होती है। और डी सभी कथन सत्य है। बिल्कुल यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट जो है हमारे सही है। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, तो अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा राजस्थान का जो है कृषि जलवायु खंड कौन सा है इनमें से? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, किंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान और शुष्क पश्चिमी मैदान। तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये शुष्क पश्चिमी मैदान, डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, शुष्क पश्चिमी मैदान। सबसे बड़ा क्षेत्र जो है हमारा कृषि जलवायु खंड के बारे में पूछा गया। जलवायु वेता व्लादिमीर कोपेन थे। व्लादिमीर कोपेन जो है यहाँ पर कौन से देश से थे? अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस। तो व्लादिमीर कोपेन जो है इनमें से कौन थे? तो व्लादिमीर कोपेन जो है यहाँ पर कहाँ से थे? तो व्लादिमीर कोपेन एक जलवायु वेता जर्मनी से थे। बिल्कुल बी आप सही आंसर दे रहे हैं। राज्य में सर्वाधिक वज्र तूफान किस जिले में आते हैं? वह कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक वज्र तूफान आते हैं? झालावाड़ और जयपुर, सीकर व झुंझुनू, करौली व दौसा, भरतपुर व धौलपुर। राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान जो है यहाँ पर कौन से जिलों से आते हैं? तो उसकी अगर हम बात करें तो झालावाड़ व जयपुर हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। ये हमारा सही आंसर। सागवान मुख्यतः
राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक होते हैं? वे कौन से जिले हैं राजस्थान के जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में हमको सागवान मिलेंगे? डूंगरपुर व उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर, बांसवाड़ा व झालावाड़, सिरोही व उदयपुर। सागवान मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक होते हैं? तो सागवान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सागवान सर्वाधिक होते हैं डूंगरपुर व उदयपुर में। बिल्कुल ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। हृदय रोग के लिए इनमें से कौन सी वनस्पति उपयुक्त है? हृदय रोग के लिए इनमें से कौन सी वनस्पति उपयुक्त है, ये आप लोगों को बताना है। काली मूसली, सालर, अर्जुन और शंखपुष्पी। हृदय रोग के लिए इनमें से कौन सी वनस्पति उपयुक्त है? तो अर्जुन बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं, सी। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। शुष्क उष्णकटिबंधीय वन राजस्थान के 58.19% क्षेत्रफल पर है। मिश्रित पतझड़ वाले वन क्षेत्र में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और उपरोक्त सभी, और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी का जो है यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो ये सारे स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है। सबसे कम वन क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में? तो ये राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम वन क्षेत्र है? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। तो सबसे कम वन क्षेत्र जो है राजस्थान के चूरू में है, न कि जैसलमेर में। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इनमें से वे कौन सा दिन है? उस दिन विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल, 28 जनवरी, 15 फरवरी और 22 मई। विश्व जैव विविधता दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? और आप जितने भी जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है क्लास में। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे के बारे में अगर हम बात करें तो ये 22 मई को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है? सही स्टेटमेंट के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। वन भूमि को बांधे रखते हैं। दूसरा, वन बाढ़ को नियंत्रित कर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तीसरा, वायु के बहाव को नियंत्रित करते हैं। चौथा, वन वायु को प्रदूषित रहित व स्वच्छ रखते हैं। और पांचवा, ये मानव जीवन के लिए बेहद उपयोगी। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल यहाँ पर सारे स्टेटमेंट, चार आप जो आंसर दे रहे हैं, सही आंसर है हमारा। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था। तो इनमें से वे कौन सी अ, सन व तिथि है, महीना जब राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया जाता है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर फरवरी 2010 में पहली वन नीति का अनुमोदन किया जाता है। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है। तो वन मंडलों की संख्या राजस्थान में कितनी है? 8, 10, 12 और 14।
कितने वन मंडल हैं हमारे राजस्थान में? राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पर, ना कि भारत की। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 12 वन मंडल हैं। बिल्कुल सी हमारा सही आंसर है। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? मानसूनी वन, विश्वतीय वन, टैगा वन और मरुस्थलीय वन। बबूल के वन आप सभी लोगों को पता है, मरुस्थलीय वन है, हमारे राजस्थान में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी सुगंधित घास जिसे पशु नहीं खाते हैं उसकी सुगंध के कारण? मोतियों, सुगनी, उपरोक्त दोनों और सेवण। तो इनमें से वे कौन सी सुगंधित घास हैं जिसे पशु नहीं खाते हैं? तो पशु जो है यहाँ पर मोतियों और सुगनी नहीं खाते। खस व पामरोजा निम्न में से किस जगह पर पाया जाता है? तो इनमें से वे कौन सी जगह है जहाँ पर खस व पामरोजा मिलता है? नाथ द्वारा, लाठी क्षेत्र, भरतपुर क्षेत्र और नागपुर क्षेत्र। तो खस व पामरोजा हमको मिलता है भरतपुर क्षेत्र में। बिल्कुल सी हमारा सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु मतलब कि जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इनमें से कौन सा है हमारे इंडिया का? कन्याकुमारी पर है, रामेश्वरम पर है, इंदिरा पॉइंट पर है और पॉइंट कोलिमोर। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु या सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंदिरा पॉइंट ही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो ग्रेट निकोबार पर। कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों पर आपको विचार करना है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा, पश्चिम बंगाल भूटान व नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा, मिजोरम बांग्लादेश व म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट जो है हमारे उसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये आप लोगों को बताना है। सही स्टेटमेंट की अगर मैं आप बात करूँ तो यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे सही है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें हाई प्रेशर बेल्ट से जो है मेडिटेरियन सी की ओर जो चलती है। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, समुद्री पवनें और इनमें से कोई नहीं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली हमारी पवनें कौन सी हैं? तो उन पवनों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड जो है हमारी कहलाती है वह।
हवाई जहाज प्राय किस में उड़ते हैं? तो वह कौन सा मंडल है जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं? क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। हवाई जहाज इनमें से वह कौन सा मंडल है जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जो है हमारे यहाँ पर समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप नाम से पता चलता है जहाँ तापमान समान रहता है, वायुयान जो है वहाँ पर उड़ान भरते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। तो इनमें से वह कौन सी है जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत इनमें से कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार और इनमें से कोई नहीं। चक्रवात जो होते हैं उनकी आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है, ये आपको बताना है। चक्रवात की आकृति जो है इनमें से किस प्रकार की होती है? अंडाकार, बिल्कुल सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अंडाकार। चक्रवात का शांत क्षेत्र, जो चक्रवात का शांत क्षेत्र होता है मध्य में, वह क्या कहलाता है? चक्षु, परिक्षेत्र, केंद्र और गर्त। चक्रवात का शांत क्षेत्र इनमें से क्या कहलाता है? चक्षु, परिक्षेत्र, केंद्र और गर्त। चक्रवात का शांत क्षेत्र जो है यहाँ पर चक्षु कहलाता है, ये हमारा सही आंसर होगा, चक्षु। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? इनमें से कौन से सन में स्वेज नहर का निर्माण जो है यहाँ पर हो जाता है? और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। स्वेज नहर का निर्माण इनमें से कौन से सन में होता है? 1905 में, 1854 में, 1897 में, 1899। स्वेज नहर की अगर हम बात करें तो स्वेज नहर का निर्माण यहाँ पर होता है 1854 में। बिल्कुल बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? इनमें से वे कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? टू नहर, पनामा नहर, कील नहर और स्वेज नहर। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में कौन सी नहर मिलाती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कील नहर होगा, सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्रा नहर कौन से देश में स्थित है? तो क्रा नहर जो है इनमें से कौन से देश में है? फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड और भारत।
शाह नहर कौन से देश में स्थित है? तो बिल्कुल थाईलैंड में स्थित है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर, तो इनमें से विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर, नील नहर, तू नहर, स्वेज नहर और पनामा नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर। तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर बिल्कुल स्वेज नहर, सी हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी? तो इनमें से कौन सा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आर्मेनिया की सीमा जो है कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया व युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? वह कौन सी झील है जो तंजानिया व युगांडा के मध्य है? मलावी झील, चाड झील, विक्टोरिया झील और इनमें से कोई नहीं। कौन सी झील तंजानिया व युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है, निर्माण करती है? तो लेक विक्टोरिया, इनके मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा युगांडा व तंजानिया के मध्य। तो आप जरूर ध्यान रखना, विक्टोरिया जो लेक है तीन देशों में है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील कौन से देश में? वॉन झील कौन से देश में है आप लोगों को बताना है। चीन में, तुर्की में, इराक में और फ्रांस में। तो विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील जो है वॉन झील कौन से देश में है? तो वॉन झील जो है तुर्की में है, बी हमारा सही आंसर होगा, तुर्की। स्वेज नहर की लंबाई कितनी किलोमीटर, कितने किलोमीटर की लंबाई है हमारे स्वेज नहर की? 65.1 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 155.1 किलोमीटर और 98 किलोमीटर। स्वेज नहर की लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 168 किलोमीटर की लंबाई है स्वेज नहर की, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। 9 बजे आपको रेगुलर क्लास मिलती है राजस्थान 360 चैनल पर। वही 10 BB रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं आप अन अकेडमी के किसी भी कोर्स में 10% डिस्काउंट के लिए, साथ ही फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।